ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैराशॉट पुट इवेंट में दरअसल गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है और उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो करके ये उपलब्धि हासिल की है। शर्मिला के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत का पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का 20 साल का इंतजार भी खत्म हो गया है। खुश हो रहे हैं सर, मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही हमारे देश का नाम ऊंचा करें। आपकी लाइफ में इतना कुछ घटित हुआ था और आप एक जर्नी आपकी जो थी काफी रही, कैसा लग रहा है स्कॉटलैंड आके और भारत का नाम रोशन करा आपने, सुनहरे, वो भी सुनहरे अक्षरों में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। आज मेरी माँ बहुत खुश होगी, मेरी माँ के लिए ये मेडल है मेरा। और अब आगे क्या एशियन गेम की तैयारियों में लगेंगे? एशियन गेम की तैयारी है और आगे ओलंपिक की ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले टाइम में और अच्छे मेडल लाके रखेंगे लॉन्ग टाइम तक। गयाजी से बड़ी खबर है, जहां मुरारपुर मोहल्ले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी की। विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई। जांच अधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले मानपुर, खाजहापुर और बजाजा रोड समेत कई जगहों पर भी कार्रवाई की गई थी। सूत्रों के मुताबिक बरामद डायरी में कई डॉक्टरों और अस्पतालों के नाम दर्ज होने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही बरामद दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए दवाइयों के सैंपल भेजे जाएंगे। 22 तारीख को सबसे पहले कार्रवाई हुई थी, वो कंजापुर में हुई थी। तो वहाँ पे कार्रवाई में हमें कुछ नकली दवाएं भी मिली हैं, मतलब वो एनडीपीएस के अलावा नकली दवाइयाँ हैं और कुछ एनडीपीएस के कुछ इंजेक्शंस मिले थे। उसके अलावा बजाजा रोड बॉटम ब्रिज में 2 गोडाउन और मिले थे, वहाँ पे भी हमें मतलब घर के अंदर एक कमरे से कुछ दवाइयाँ बरामद हुई थी। वो भी एनडीपीएस की नहीं थी, वो दूसरी दवाइयाँ थी जो कि ड्रग विभाग के अंडर में आती हैं। फिर यहाँ पे एएनपुर में इस लोकेशन पे हमें 4 गोडाउन मिले थे और यहाँ पे भी नकली दवाइयाँ भी हैं और कुछ सैंपल्स की दवाइयाँ हैं जो यहाँ पे इकट्ठा की गई हैं। इनमें भी कोई एनडीपीएस नहीं है। तो जब हमें ये गोडाउन मिला तो हमने ड्रग डिपार्टमेंट को बता के उनको सुपुर्द कर दिया है आगे कार्रवाई के लिए। बेगूसराय से इस वक्त एक खबर मिल रही है, बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या की गई है। चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पत्थर से भी सिर पर वार किया गया है। खेत की रखवाली कर रहा था शख्स। वीरपुर के मैदा बभनगामा गांव की यह घटना बताई जा रही है। देखिए, परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग शराब पीकर वहां पर आते थे, नशे में लड़कियों से छेड़खानी करते थे और इसी का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। सब दिन खाना उना खाए के गाछी में जाए रहते निकल बुझलिए। और बाद से हुआ गलिए, हमें 12 बजे गलिए तो देखलिए सही सलामत। 3 बजे हमें हुआ स्वास्थ्य चल लिए गाछी से, देखलिए हमारे पड़ोसी गलखनिक वहाँ पर से मरल पड़ल। ऐसे पहले 6 महीना पहले वो घटना में से हमारा गाँव के लड़की के छड़कानी होल, धमकी उमकी दल के। हम वही पूछे नाना जी कहाँ हैं, तो नाना जी डेरा पर गए हुए हैं। लेकिन जब डेरा पर गए तो पता चला कि ऐसे कहानी हुआ। लेकिन नाना जी मेरा जो थे पिछले वर्तमान में मुस्लिम से झगड़ा हुआ था। मेरा नाना जी यही था कि कल भी कुछ भी होगा, लेकिन दारू पीने के लिए वो मना किए थे। तो बीच में एजेड पर्सन है आशुपास वांजल का नाम बताया गया। उनकी डेड बॉडी मिली है, अंदर ये खेत है ये मकई का, उसके पास यहाँ पे रखवाली का काम किया करते थे, जो भी की जानकारी है। और जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि चेहरे पे कुचला हुआ है, जैसे किसी मोटी भारी चीज़ पत्थर से। एक पत्थर मिला भी है, जो जानकारी चल रही है। एफएसएल टीम को बुला रहे हैं और आपके परिजनों से बात कर रहे हैं। बड़ी खबर दानापुर से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 5 कुख्यात को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से और उनकी निशानदेही पर छापेमारी में एक देसी कट्टा, एक देसी कार्बाइन, 34 जिंदा कारतूस, 44 गोली के खोखे, एक शराब की बोतल, 4 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सिमरी बहपुरा गांव के बाजार में कुछ अपराधी हथियारों के साथ शराब पार्टी कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर डीएसपी 2 और बेटा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने छापेमारी की। गिरफ्तार सभी अपराधी मनेर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पहले से कई थाने में संगीन मामले दर्ज हैं। मनेर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगर बरामदगी की बात की जाए तो एक देसी कार्बाइन की बरामदगी हुई है,
एक देसी कट्टा की बरामदगी हुई है, 34 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है, 44 खोखा की बरामदगी हुई है, 4 मोबाइल की बरामदगी हुई है, 300 ml शराब की बरामदगी हुई है और एक मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हुई है। जेपीएससी परीक्षा विवाद अब सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पूर्व चेयरमैन एल खियांगते के इस्तीफे, सीआईडी की छापेमारी और कई गिरफ्तारियों के बाद भी यहां पर विपक्ष और छात्र संगठन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे विवाद के बीच पूर्व जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते ने भी पहली बार सामने आकर के अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज किया है। तो आखिर ये पूरा विवाद को समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। जेपीएससी घोटाला, कौन बच रहा, कौन फंस रहा? छापेमारी, गिरफ्तारियां और इस्तीफा। विपक्ष की मांग सीआईडी नहीं सीबीआई जांच। बड़ा सवाल, युवाओं के भविष्य से कौन कर रहा खिलवाड़? क्या जेपीएससी घोटाले की आंच अब सत्ता के सबसे बड़े गलियारों तक पहुंचेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आज सबसे बड़े विवाद में है। चेयरमैन का इस्तीफा, सीआईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई गिरफ्तारियां और अब सीबीआई जांच की मांग। विपक्ष से लेकर छात्र संगठन तक सरकार को घेर रहे हैं। वहीं सरकार और जांच एजेंसियां अपने तरीके से जांच आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। दरअसल 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे। अभ्यर्थियों ने ओएमआर, मेरिट और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मामला बढ़ने के बाद सीआईडी ने जांच शुरू की। जांच के दौरान जेपीएससी कार्यालय, परीक्षा एजेंसी और तत्कालीन चेयरमैन एल खियांगते के आवास तक छापेमारी हुई। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। विवाद बढ़ने के बीच एल खियांगते ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बावजूद विपक्ष और छात्र संगठन पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार मामले की निष्पक्ष जांच नहीं चाहती। पार्टी का कहना है कि सीआईडी जांच के जरिए पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। जब ये विस्फोट होकर सामने आता है तब सरकार इसमें सीआईडी को भेजती है। ये एक लिपापोती है और ये सरकार के द्वारा एक प्रायोजित, सुनियोजित एक बहुत बड़ा घोटाला है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया है कि झारखंड में 40 लाख रुपए लेकर अफसर बनाए जा रहे हैं। सीआईडी जांच सिर्फ लीपापोती है और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। छात्रों के साथ खिलवाड़, जेपीएससी घोटाला, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है भाई। और टीडीपीएल के अधिकारियों को सीबीआई जब जांच होगी, जब सीबीआई आमने सामने बैठाएगी, खियांगते जी को भी आमने सामने बैठाएगी, दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। झारखंड के लाखों युवा चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। इधर पूरे विवाद के केंद्र में रहे जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते ने भी पहली बार सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं और जांच में पूरा सच सामने आ जाएगा। अभी जो आरोप लगा हुआ है, जो आज के परिस्थिति में हम आ गए हैं, ये बहुत दुख की बात है। जो पूछताछ होता है उसमें जो पूछने पर जो सवाल आता है और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो भी निकलता है, हम समझते हैं जितना भी ऐसे फैल गया है, हम समझते हैं कि जो भी सही चीज़ है वो तो निकाला जाए। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन जेपीएससी का ये विवाद अब सिर्फ भर्ती परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि झारखंड की सियासत और प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी और इस घोटाले के पीछे सिर्फ बिचौलिए हैं या फिर सिस्टम के बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, व्यवस्था पर भरोसे का है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, निरंजन और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खांग्यातर से आज पूछताछ होगी। आज सीआईडी की ओर से पूछताछ के लिए उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है। 14वीं जेपीएससी समेत दूसरी परीक्षाओं में अनियमितता का मामला सामने आया। आयोग की उप परीक्षा नियंत्रक और एजेंसी के निदेशक समेत दूसरे लोगों से पूछताछ जारी है। अभी तक पूछताछ में सीआईडी को अहम जानकारी मिली है। और अब बात करते हैं ट्रेजरी घोटाले की, जिसको लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बड़े अधिकारियों को बचाने और जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए ये कहा कि एसआईटी और जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता से अपना काम कर रही हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों जांच पर सवाल उठ रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप के बीच किसके दावों में कितना दम है, ये रिपोर्ट आप देखिए। घोटाले की जांच पर बवाल, विपक्ष ने खोला मोर्चा, उठाए सवाल। कौन जिम्मेदार, छोटे कर्मचारी या बड़े अफसर? सीआईडी जांच पर सवाल, सीबीआई जांच की मांग। क्या झारखंड के ट्रेजरी घोटाले में बड़े अफसरों पर भी गिरेगी गाज, या जांच सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सरकार बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है और सीआईडी जांच को प्रभावित किया जा रहा है। बीजेपी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई है। झारखंड सरकार ट्रेजरी स्कैम को दबाने की कोशिश कर रही है। महाघोटाला था साहब, वित्त मंत्री ने खुद कहा था 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा, और जो चार्जशीट्स हो रही हैं सिर्फ सिपाहियों पर हो रही है। जबकि अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये झारखंड कोषागार संहिता है जो स्पष्ट करती है कि इसमें ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स के किस प्रकार से रोल हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का दावा है कि ट्रेजरी मामले की जांच पूरी निष्पक्षता से हो रही है और सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया है। उनका कहना है कि इतने बड़े मामले की जांच में समय लगना स्वाभाविक है और दोषियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ट्रेजरी घोटाले की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से हो रही है। हमने इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया और सीआईडी जांच भी किया है। तो जब एसआईटी का भी गठन हुआ है, एसआईटी भी जांच कर रही है, सीआईडी भी जांच कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पे पूरी तरह निष्पक्षता के साथ हम जांच करवा रहे हैं। और जब जांच निष्पक्षता के साथ हो तो उसमें समय लगता है। दरअसल ये पूरा मामला झारखंड पुलिस के ट्रेजरी से वेतन और सरकारी भुगतान में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि सरकारी खजाने से नियमों को दरकिनार कर संदिग्ध तरीके से भुगतान किए गए, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। मामले के सामने आने के बाद सरकार ने जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी और बाद में एसआईटी का भी गठन किया। जांच के दौरान कई पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों से पूछताछ हुई तथा कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन इस मामले ने अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जांच छोटे कर्मचारियों तक सीमित है और बड़े अधिकारियों की भूमिका की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच सचमुच बड़े अधिकारियों तक पहुंचेगी या फिर ये लड़ाई सिर्फ सार्वजनिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और सरकार की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पूरे दिन भारी भीड़ और हंगामे की स्थिति रही। मरीज और उनके परिजन भीषण गर्मी में घंटों लाइन में खड़े रहे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से कई मरीज बिना इलाज कराए ही लौट गए। अस्पताल में ओपीडी के लिए केवल 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। मरीजों और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से जल्द काउंटरों की संख्या बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि पेशेंट को पुर्जा अभी तक नहीं कटा। हुआ जाइए दौड़ रहे हैं, बाकी पुर्जा तो नहीं कटा। कितना दिक्कत हो रहा है? कितना दिन से आप लोग आए? हम बाढ़ से आए हैं, बाकी अभी तक पुर्जा नहीं कटा।
कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। काउंटर कम होने के कारण हम लोग का पुर्जा नहीं कट रहा है। हम लोग धूप में खड़े हैं तब से, बहुत सा भीड़ है। अभी तक पुर्जा नहीं कटा है, दिखा पाएंगे या नहीं। 2 बजे तक डॉक्टर रहते हैं, उसके बाद डॉक्टर उठ जाते हैं। आज हम लोग लगता है नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ पर्ची कटाएंगे। वो भी करता है या नहीं करता है कह नहीं सकते हैं। जब कटेगा उसके बाद वहाँ भी लाइन लगाना पड़ता है। हाँ, डॉक्टर के पास भी नंबर लगना पड़ता है। डॉक्टर का टाइम हो जाता है। हाँ, उठ जाते हैं। 2 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं। हमारा गर्दन में दर्द है, माथा में दर्द रहता है। क्या हुआ? पुर्जा कटा रहे हैं? पुर्जा कटाने आए हैं, अभी आधा घंटा पौन घंटा हो गया, अभी तक से लाइन में पर्ची कटने का कोई चांस नहीं है। ज़्यादा लेट हो जाता है तो गाड़ी भी छूट जाती है। अब देखिए लगे हुए हैं, मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या लग रहा है पुर्जा कटेगा? अब पुर्जा कटने का तो अभी कोई चांस नहीं। अभी भागलपुर से ये बड़ी खबर, सुल्तानगंज में श्रावणी मेला और आज सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन आज सम्राट चौधरी करने वाले हैं। नमामि गंगे घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम। मेले को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां दुरुस्त बताई जा रही हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर जिले के 26 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार कांवरियों की सुविधा के लिए पहली बार 7 टेंट सिटी बनाई जा रही है। जिलाधिकारी निखिल धनराज ने तय समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि श्रद्धालुओं को बेहतर ठहराव, सुरक्षा और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और 28 जुलाई को मेले के उद्घाटन के साथ ही सभी टेंट सिटी को कांवड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। लखीसराय से खबर, प्रसिद्ध अशोक धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों से चल रही है। मेले को लेकर डीएम शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी प्रेरणा कुमार और साथ ही साथ मंदिर समिति, ट्रस्ट और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने और सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए। इसके बाद डीएम और एसपी ने मंदिर परिसर, बैरिकेडिंग मार्ग का निरीक्षण भी किया है। बढ़िया तैयारी है श्रावणी मेला का और 30 तारीख को उद्घाटन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 4 सोमवारी भी है। प्रथम सोमवारी में बहुत भीड़ श्रद्धालुगणों की रहनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए आज हम लोग डीएम सर हैं यहाँ पे और पूरी टीम है पुलिस और प्रशासन की। हम लोग यहाँ पे अशोक धाम मंदिर में आए हैं, आज रिव्यू करने के लिए आए हैं। और जैसे हर साल रहता है, इस साल भी हम लोग जो जॉइंट ऑर्डर है जिसमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, वो भी किया जा रहा है। जितना भी एक्स्ट्रा फोर्स की हम लोग को ज़रूरत है वो भी हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय से मांग की और हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स भी उपलब्ध कराई गई है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कोल माफिया पर ईडी का शिकंजा कसा है। झारखंड में ईडी का बड़ा सर्च ऑपरेशन चला है। अवैध कोल माफिया के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चला है। झारखंड में 25 ठिकाने पर रेड चल रही है। तो बड़ी खबर, जहां झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, कोल माफिया पर ईडी का शिकंजा कसा है। झारखंड में ईडी का बड़ा सर्च ऑपरेशन चला है। अवैध कोल माफिया के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चला है। शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर, कहां ईडी ने शिकंजा कसा है? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज गैंग्स ऑफ इलीगल माइनिंग के खिलाफ आज एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के धनबाद और इसके आसपास में तकरीबन 25 से ज्यादा लोकेशंस हैं जहां पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसे बड़े इलीगल माफिया जो हैं, जो इसका संबंध सीधे तौर पर कोल माफियाओं के साथ में है और अवैध खनन से जुड़ा मामला है। और जिस तरह से अवैध माइनिंग की जाती थी, तो इस मामले में अनूप चौहान, हरिंदर चौहान, पप्पू मंडल, रोहित यादव, इम्तियाज अली, राजेश यादव, गुड्डू यादव और लाल बाबू सिंह से जुड़े हुए कई लोग हैं। देखिए, लाल बाबू सिंह का जिक्र मैं फिर से करना चाहूंगा क्योंकि लाल बाबू सिंह से जुड़े हुए लोग पहले भी जांच एजेंसी के रडार पे आ चुके थे। लाल बाबू सिंह के खिलाफ पहले भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आज जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, लाल बाबू सिंह से जुड़े हुए कई ऐसे एसोसिएट जिसका सीधे तौर पे कनेक्शन रहा है, तो आज उसके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इन जो आरोपियों का नाम बताए हैं, इसमें एक डिप्टी मेयर भी वहां पर शामिल है
जिसके यहाँ पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर धनबाद में की अगर बात करें तो अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान एक बहुत बड़ा एक नाम के तौर पे वहां पे जाना जाता है, लेकिन प्रमुख आरोपियों में से गणेश यादव, पप्पू मंडल, इम्तियाज अली, ये 3 जो ऐसे आरोपी हैं जिसका अवैध खनन से जुड़े मामले में उनका नाम सामने आया, उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स और सबूत जांच एजेंसी को लगे थे। उसके बाद जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज तकरीबन 25 लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पिछले काफी समय से इन तमाम मामलों पर विस्तार से तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया था, उसके बाद ही आज ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस मामले पर कई और खुलासे देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सर्च ऑपरेशन आज देर शाम तक चलती रहेगी। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में किस तरह से इलीगल माइनिंग को अंजाम दिया जाता था, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग करके करोड़ों रुपए का लेन देन कैसे होता था, किन किन लोगों तक पहुंचता था, इन तमाम मामलों पर विस्तार से इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में कई और बड़े खुलासे जांच एजेंसी के द्वारा किए जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और अब खबर मधेपुरा से, जहां मुरलीगंज प्रखंड की दिग्गी, हरिपुर कला और सिंगियान पंचायत को जोड़ने वाली कार्तिक चौक दिग्गी गुदरचकला दीवरा बाजार सड़क की जर्जर हालत से ग्रामीण यहां परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और यहां पर जल जमाव की वजह से आवागमन मुश्किल हो चुका है। इसका असर छात्रों पर, किसानों पर, आम लोगों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है, कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन अनशन किया जा सकता है। परेशानी है, जब बारिश होती है तो हम लोग को और गाड़ी से कहीं जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसा परेशानी है, इससे ज्यादा क्या बताएंगे। क्या मांग करेंगे प्रशासन और जिलाधिकारी? यही करना चाहते कि हम लोग का रोड बेहतर हो, अच्छा हो, कि हम लोग को कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े। कहाँ से आ रहे हैं? गई स्थान से आ रहे हैं, मुरलीगंज आ रहे हैं। 50 साल से यह स्थिति है। हम लोगों का जब से जन्म हुआ है तब से इस सड़क का यही दुर्दशा है। दुर्दशा के साथ साथ हम लोग ना बीमारी को समय से अस्पताल पहुंचा सकते हैं, न अपने फसल को सही दाम ले सकते हैं, औने पौने भाव में गांव में ही बेचना पड़ता है। खबर मौसम को लेकर के है, जहां मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से 37% कम यानी कुल 273 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगले 2-3 दिनों तक बारिश में कमी बनी रहेगी, लेकिन 29 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में फिर से बारिश होने की संभावना है, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। देखिए, पूरे बिहार में वर्षा है वो 1 जून से अभी तक का अराउंड 273 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो कि सामान्य से करीब -37% है। और जो भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान था वो सामान्य से कम रहेगा। लेकिन जैसा कि पूर्वानुमान था, वीक वाइज की बात करें तो जुलाई मंथ में थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और पिछले 2 वीक में देखें तो पूरे बिहार में रुक रुक कर अच्छी वर्षा हो रही है। और अभी से 29-30 ऑनवर्ड्स पूरे बिहार में फिर से फेयरली वाइड स्प्रेड रेन होने की संभावना बन रही है। ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर कई बड़े दावे किए हैं। और देखिए, पुलिस का ये कहना है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS और दूसरे तकनीकी माध्यमों से की गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच में 2873 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस का दावा है कि इनमें हत्या के प्रयास, लूट डकैती, दुष्कर्म, पॉक्सो, आर्म्स एक्ट, अपहरण और झपटमारी जैसे गंभीर मामलों में आरोपी रहे लोग भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस का यह भी दावा है कि प्रदर्शन में कुछ आदतन और बार बार अपराध करने वाले आरोपी भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस इन दावों के आधार पर यह तर्क दे रही है कि छात्र आंदोलन की आड़ में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्व भी सक्रिय थे। गुजरात के वलसाड में बाढ़ के बीच इंसानियत और बहादुरी की मिसाल देखने को मिले। वापी के पास बहने वाली कोलक नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण कोपरली गांव में एक परिवार फंस गया था। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय युवाओं ने खुद मोर्चा संभाला। पानी की तेज बहाव के बीच युवाओं ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और परिवार के एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने आरबीआई के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले चरण में
यानी कि पहले फेज में 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बताया कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल ने 10 रुपए और 20 रुपए के 1-1 अरब पॉलीमर नोट ट्रायल के तौर पर जारी करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रायल सफल रहने के बाद ही इन नोटों को नियमित रूप से जारी करने का फैसला लिया जाएगा। खबर भागलपुर से, जहां केंद्र सरकार की मुंगेर मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। 129 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बनने से भागलपुर से पटना और अन्य शहरों की यात्रा आसान हो गई है। सावन में झारखंड, पश्चिम बंगाल और सीमांचल से सुल्तानगंज जाने वाले कांवरियों को भी बड़ी सुविधा मिल रही है। मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4 लेन का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। अब तक 90% से ज्यादा का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष बचे कार्यों को विभाग जल्द से जल्द पूरा करने में जुटी हुई है। इस ग्रीनफील्ड 4 लेन के बन जाने से खास तौर पर इस सावन श्रावणी मेले में पश्चिम बंगाल और झारखंड के गोड्डा से भागलपुर के रास्ते सुल्तानगंज जाने वाले शिव भक्तों को काफी सुविधा हुई है। इस ग्रीनफील्ड को पूरी तरह से चालू करने की डेडलाइन कई दफा फेल हो चुकी है, लेकिन राहत की बात है कि निर्माण कार्य को अब तेज गति से पूरा करने में विभाग जुटा हुआ है। बता दें कि ग्रीनफील्ड 4 लेन के बन जाने से भागलपुर शहर में वाहनों का दबाव कम हुआ है, तो वहीं खास तौर पर भागलपुर से पटना की दूरी भी कम हुई है। वहीं इस सावन श्रावणी मेले में खास तौर पर पश्चिम बंगाल और झारखंड के गोड्डा के रास्ते भागलपुर होकर सुल्तानगंज जाने वाले शिव भक्तों को भी काफी सहूलियत मिली है। न सिर्फ दूरी कम हुई है बल्कि यात्रा भी काफी सुगम हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल